नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मैं हूं जितेंद्र कुमार और मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए द हिंदू अखबार का एनालिसिस। आज दिन है मंगलवार और डेट है जुलाई 18 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का एनालिसिस। पहली न्यूज़ जो हम कवर करने जा रहे हैं वो फ्रंट पेज से है। दिल्ली डिस्प्यूट, सुप्रीम कोर्ट में सेंट केस टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें जानने लायक हैं इस न्यूज़ को पढ़ने से पहले। तो क्या कि सबसे पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि दिल्ली जो है वो एक केंद्र शासित राज्य है। दिल्ली एक फ्री स्टेट नहीं है, एक पूरी स्टेट का दर्जा नहीं मिला हुआ है दिल्ली को। दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य के अंदर ही आती है और दिल्ली को रूल करने के लिए केंद्र की तरफ से एलजी, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कहलाए जाते हैं, उन्हें दिल्ली को सुपरवाइज करने के लिए रखा जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो केंद्र है, केंद्र क्या चाहता है कि जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके कहने पर सारी चीज़ें हों, उनके फैसलों पर चीज़ें चलें। और दिल्ली सरकार क्या कहती है कि क्योंकि जो दिल्ली सरकार के विधायक हैं वो सब जनता द्वारा चुन के आए हैं, तो इन सब चीज़ों पर दिल्ली सरकार का हक होना चाहिए। अब क्या होता है कि दिल्ली सरकार इस चीज़ को लेकर केस करती है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में आता है कि दिल्ली सरकार के पास पावर्स हैं ट्रांसफर्स की। किसे? जो भी IAS ऑफिसर्स या अदर पब्लिक सर्वेंट्स दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर हैं, उन्हें ट्रांसफर करने की, उनकी सर्विस रेगुलेशंस की पावर दिल्ली गवर्नमेंट के पास है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चली जाती है समर वैकेशंस पर। तो उस टाइम पर, उस दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी, वहाँ से एक प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस पास करते हैं, जिस ऑर्डिनेंस के तहत दोबारा जो सारी पावर्स थी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार को मिली थी ऑन द किस चीज़ पर, ट्रांसफर मैटर्स पर और भी बाकी मैटर्स पर, तो वो दोबारा केंद्र सरकार के पास आ जाती है। तो यहाँ तक का था अभी बैकग्राउंड। अब ऑर्डिनेंस के बाद क्या होता है कि दिल्ली सरकार दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुँचती है और वहाँ जाके अपना पक्ष रखती है। केंद्र सरकार भी पहुँचती है सुप्रीम कोर्ट और वहाँ वो अपना पक्ष रखते हैं। अब दोनों में बहस होती है। उसके बहस के थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो प्रेजेंट डे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, वो एक फैसला देते हैं कि जो कोर्ट एग्री कर जाती है इस केस की सुनवाई गुरुवार से शुरू करने में, और साथ ही साथ वो कहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की स्थापना की जाएगी इस केस को सुनने के लिए। तो हम अपने UPSC पर्सपेक्टिव से समझते हैं, जो अब इंपॉर्टेंट होने वाला है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आखिर होती क्या है, नॉर्मल बेंच और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। जो नॉर्मल बेंच होती है वो कोई भी फैसले सुन सकती है, किसी भी फैसले पर अपनी मुहर रख सकती है। और जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा गठित की जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन सकती है और इसमें मिनिमम 5 मेंबर्स होने चाहिए, मतलब 5 जज बेंच होती है ये मिनिमम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होती है। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में और थोड़ा। तो क्या है, क्या कहता है यहाँ कि ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इज ए बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 जजेस। 5 जज एटलीस्ट होने चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में। दीज बेंचेस आर नॉट रूटीन फिनोमिनन एंड आर कंस्टिट्यूटेड ओनली टू डिसाइड केसेस दैट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो क्या कह रहा है ये पॉइंट कह रहा है कि ये जो बेंचेज होती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, इसे रूटीनली नहीं बिठाया जाता है। इसे कब बिठाया जाता है? जब कोई सवाल आता है लॉ के इंटरप्रिटेशन पे, संविधान को इंटरप्रेट करने के लिए कोई सवाल आता है, तब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की घटना की जाती है। अब देखिए आगे, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज द पावर टू कंस्टिट्यूट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एंड रेफर केसेस टू इट। तो किसके पास पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को बनाने की, कॉन्स्टिट्यूट करने की? तो वो होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पावर ये। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑल्सो रेफर ए मैटर टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या कहता है कि प्रेसिडेंट जो हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की घटना करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट से डिमांड कर सकते हैं, रख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको ये नोट कर लेना है, आर्टिकल 143 आपको जाकर देखना होगा अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बुक में कि आर्टिकल 143 वर्ड बाय वर्ड कहता क्या है। आगे आते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट केस हम देख लेते हैं, ऐसे ही ओवरव्यू देख लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट केसेस का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस थी। तो पहला केस है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है 1973, इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला था। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 केस है। अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 का केस है। आप इन सब केसेस के बारे में और जानकारी ले सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए तो मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दे दूंगा। द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या करती है, हमने आप यहाँ पर समझ लिया कि क्या करती है। और कुछ फैसले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के। तो सबरीमला टेम्पल केस जो था 2018 का, जो न्यूज़ में बहुत बना रहा था, तो सबरीमला टेम्पल केस में भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की घटना हुई थी। यहाँ तक कि जो ट्रिपल तलाक वाला मामला था, ट्रिपल तलाक केस था 2019 का, वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की घटना की गई थी। और साथ ही साथ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट केस जो था 2020 का, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की घटना की गई थी।
तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। अब हम देखते हैं कि न्यूज़ में क्या कह रहा है। तो दिल्ली गवर्नमेंट्स पिटीशन अगेंस्ट ए सेंट्रल ऑर्डिनेंस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस आया उसके खिलाफ दिल्ली गवर्नमेंट ने एक पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। तो वहाँ पे 3 जज बेंच बैठती है जिसके हेड होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़। तो डी वाई चंद्रचूड़ क्या कहते हैं कि कोर्ट एग्री कर जाती है इस केस को गुरुवार को दोबारा सुनने के लिए। यहाँ तक था अभी। अब ये कुछ है कि क्या क्या दिल्ली गवर्नमेंट क्या कह रही है और सेंटर क्या कह रही है, तो हम पॉइंट बाय पॉइंट इसे समझने की कोशिश करते हैं जो कोर्ट में कहा गया दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो दिल्ली गवर्नमेंट कहती है द ऑर्डिनेंस हैज़ अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द ऑर्डिनेंस रूट। सेकंड कहती है द दिल्ली गवर्नमेंट्स पावर ओवर स्टेट पब्लिक सर्विसेज एंट्री 41 इन द स्टेट लिस्ट इज टेकन अवे। और तीसरा क्या कहती है द परमानेंट नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी रेंडर्स द चीफ मिनिस्टर ए माइनॉरिटी वॉइस इन द गवर्नेंस ऑफ दिल्ली। तो क्या हुआ था इस ऑर्डिनेंस से कि इस ऑर्डिनेंस के अंडर एक केंद्र सरकार ने एक एजेंसी का गठन किया था। उस एजेंसी का नाम है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। तो ये क्या करती है, ये जितना भी सिविल सर्विस की ट्रांसफर प्रमोशंस ये सारी चीज़ें देखती है। इसे ऑर्डिनेंस द्वारा केंद्र सरकार लेकर आई थी। जिस ऑर्डिनेंस पर केस चल रहा है उसी ऑर्डिनेंस की बात हो रही है। अब सेंटर का क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट में, तो सेंटर कहती है द ऑर्डिनेंस विल बी टेबल्ड इन द पार्लियामेंट सून ड्यूरिंग द मानसून सेशन, कोर्ट शुड वेट। तो कोर्ट को अभी रुकना चाहिए। हमने जो ऑर्डिनेंस पारित किया था इसे हम पार्लियामेंट में अभी इस बार मानसून सेशन में लाने वाले हैं और लाकर हम तभी इसके आगे कोर्ट कोई फैसला दे। द पार्लियामेंट हैज ओवरराइडिंग पावर्स टू मेक लॉज इवन ऑन सब्जेक्ट्स रिगार्डिंग विच द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली वुड कॉम्पिटेंट टू इनेक्ट लॉज। तो ये क्या कहती है और क्या कहती है केंद्र सुप्रीम कोर्ट में, केंद्र सरकार कहती है कि पार्लियामेंट के पास ओवर राइडिंग पावर्स हैं, ऐसी पावर्स हैं जो किसी भी बने एक्ट को ओवर राइड कर सकती हैं। तीसरा क्या कहती है द पोस्ट में 11 सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट द चीफ मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर वेंट ऑन ए रैम्पेज स्टार्ट ए विच हंट अगेंस्ट ऑफिसर्स नेसेसिटेटिंग द ऑर्डिनेंस। तो क्या कहती है कि हमें केंद्र सरकार कहती है सुप्रीम कोर्ट में कि हमें यह ऑर्डिनेंस इसलिए पास करना पड़ा क्योंकि जो दिल्ली सरकार को पास पावर मिल गई थी, दिल्ली सरकार को जो पावर मिली थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उसके बाद दिल्ली सरकार ने जो भी ऑफिसर्स थे उनकी विच हंटिंग चालू करी। उन्हें चुन चुन के इधर से उधर और उधर से इधर ट्रांसफ़र किया जाने लगा, उनके विभागों को बदला जाने लगा, उनकी सेलेक्टिवली विच हंटिंग चालू हो गई। तो ये है बेसिकली। नेक्स्ट न्यूज़ पर हम आते हैं। अगली न्यूज़ है नीति आयोग की एक रिपोर्ट से। तो ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसे। तो नीति आयोग रिपोर्ट सेज 13.5 करोड़ पीपल लिफ्टेड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो ये इंडिया में एक रिपोर्ट आई है नीति आयोग द्वारा और ये रिपोर्ट क्या कहती है, ये रिपोर्ट कहती है कि 13.5 करोड़ लोग 13.5 करोड़ पीपल आर लिफ्टेड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो गरीबी से जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती है उससे 13.5 करोड़ लोग बाहर निकले हैं। तो गरीबी को हम थोड़ा समझते हैं। तो गरीबी को नापने का जो पैमाना नापा जाता है ऑर्डिनरी, तो कैसे नापते हैं कि हम देखते हैं कि किस आदमी की आमदनी कितनी है, उसने कितना एक्सपेंडिचर किया है, हम इसी पर पॉवर्टी को नाप लेते हैं। लेकिन ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो होती है इसमें हम और कुछ भी देखते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं तो वो हम समझेंगे अब कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है कहाँ से ये कंसेप्ट आया था और इसकी क्यों हमें पढ़ने की इसके लिए ज़रूरत है। तो देखते हैं हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इज ए मेजर ऑफ पॉवर्टी दैट गोज बियॉन्ड इनकम टू कंसिडर अदर फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू वेल बीइंग सच एज एजुकेशन, हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो ये हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड और एजुकेशन को भी देखती है बजाय केवल इनकम देखने के। जब हम पॉवर्टी को नापते हैं तो ये इसमें क्या कंसीडर किया जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को नापते वक्त, एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड, तीनों चीज़ों को नापा जाता है। एक इंडेक्स बनाई जाती है, उस इंडेक्स से देखा जाता है कि कौन कौन सा, जैसे 100 लोग हैं उनके ऊपर अगर हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का टैक्स करते हैं तो हम उसमें देखेंगे कि कितने कितने लोग कितने इंडिकेटर्स में पीछे बैठ रहे हैं। जैसे हेल्थ का एक इंडिकेटर है और मान लेते हैं कि 100 में से 80 लोगों को हेल्थ में जो है वो अच्छी सुविधाएं नहीं ले पा रहे हैं, हेल्थ के लिए वो खर्चा नहीं कर पा रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए, तो इसे क्या कहेंगे, वो डिप्राइव है इस हेल्थ में, वो इसे क्या कहेंगे हम, डेप्रीवेशन इन हेल्थ। ठीक है, तो ये क्या होगा, उसे किस में जोड़ा जाएगा, हेल्थ की पॉवर्टी में, तो वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में ऐड हो जाएंगे। अगला है एजुकेशन का सिमिलर बेसिस कि कितने लोग, जैसे 100 लोगों का सैंपल है तो उसमें से कितने लोग एजुकेटेड हो गए हैं, एजुकेशन ले पाना किसके लिए आसान है, किसके लिए आसान नहीं है, जिसके लिए नहीं आसान, जो नहीं ले पा रहा है एजुकेशन, वो कहाँ आ जाएगा दोबारा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के डिप्राइव्ड सेक्शन में, कि मतलब ये यहाँ पर गरीब है एजुकेशन में, हेल्थ में या लिविंग स्टैंडर्ड्स में। अब हम थोड़ा और देखते हैं तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में जानते हैं। ये यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, डायरेक्टली पूछा जा चुका है बहुत बार, प्रीलिम्स के एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा चुका है, मेंस के एग्जाम में इसके रेफरेंस से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हम देखेंगे द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज ए टूल डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव टू मेजर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो बेसिकली क्या है ये एक टूल है
किसके द्वारा बनाया गया है? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी नाम की एक संस्थान है और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव नाम की एक संस्थान है। इसके द्वारा बनाया गया है, एक टूल है जिससे हम पॉवर्टी को नापते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग सेट ऑफ 10 इंडिकेटर्स। ठीक है, 10 इंडिकेटर्स यूज करते हैं नापने के लिए हम पॉवर्टी को, और इन्हें 3 में ग्रुप किया गया है। ग्रुप मैंने आपको बता दिया है। जैसे एजुकेशन है तो एजुकेशन में हम क्या नापेंगे? ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड चाइल्ड स्कूल अटेंडेंस, की कितने साल स्कूलिंग मिनिमम हो पा रही है, और चाइल्ड की जो बच्चा है उसकी स्कूल अटेंडेंस कैसी है। हेल्थ देखेंगे, हेल्थ में हम क्या बेसिकली फोकस करेंगे? चाइल्ड मॉर्टेलिटी के ऊपर और न्यूट्रिशन के ऊपर। तीसरा हम देखेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर हम क्या देखेंगे? एक्सेस टू वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग फ्यूल एंड हाउसिंग। ये सब चीज़ें हम नापेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को निकालने के लिए। The multidimensional poverty index is calculated for each country and for each state or province within a country. The MPI is a useful tool for tracking progress in reducing poverty and for identifying the most vulnerable groups. ठीक है, अब इंडिया की बात करते हैं स्पेसिफिकली। तो इंडिया में ये जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में, ये दूसरी रिपोर्ट है ऐसी। इससे पहले भी एक बार नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की रिपोर्ट आ चुकी है, ये सेकंड एडिशन है उस रिपोर्ट का। लेकिन इससे पहले से भारत के लिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला जाता रहा है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। कौन निकालता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो देखते हैं क्या है इंडिया की स्थिति मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में। इन इंडिया द एमपीआई वॉज फर्स्ट कैलकुलेटेड इन 2005 एंड 2006। द एमपीआई फॉर इंडिया इन 2005 एंड 6 वॉज 0.29, विच मीन्स दैट 29% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मल्टी डायमेंशनली पुअर। कितनी जनसंख्या भारत की 2005-6 में मल्टी डायमेंशनली पुअर थी? वो थी 29%। अब आगे देखते हैं। द एमपीआई फॉर इंडिया इन 2019-20 वॉज 0.15। तो 2019 और 20 की बात की गई है, तो यहाँ पर कितना हो जाता है? 0.15, जिसका मतलब है 15% लोग। तो क्या देखते हैं हम कि 15 साल में जो है बेनिफिट्स हुआ है, कम हो गए हैं मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग भारत के अंदर भी। और कितना कम हो गए हैं? 29% थी 2005-6 में, और 15% पर आ गई है 2019 और 20 में। अब देखते हैं न्यूज़ में क्या बताया गया है। India has registered a significant decline of 9.89 percentage points in the number of multidimensionally poor। तो कितना डिक्लाइन देखा है इंडिया ने? 9.89% जो है वो डिक्लाइन देखा गया है भारत के मल्टी डायमेंशनली पुअर। इतने लोग पॉवर्टी से, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से ऊपर उठ चुके हैं, 9.89%। ठीक है, रिपोर्ट आई है। और क्या देखने वाली बात है कि 2015 और 16 में जब नापा गया था तो कितनी थी? 24.85%। और 2019 और 21 में कितने लोग हो गए हैं? 14.96%। तो मतलब भारत में जो मल्टी डायमेंशनल पुअर लोग हैं उनकी संख्या क्या हो गई है? घट गई है, हम देख सकते हैं। और ये किस रिपोर्ट में है? तो इस रिपोर्ट का नाम है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ए प्रोग्रेस रिव्यू 2023। तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में कि नीति आयोग की रिपोर्ट है या किसी और की रिपोर्ट है, तो आपको याद रखना है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट इन इंडिया इज पब्लिश्ड बाय नीति आयोग। अब क्या करता है? ये बात करता है, विटनेस करता है, ये देखता है इससे क्या ऑब्जर्व होता है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उसका डिक्लाइन रेट, उसका घटने का रेट सबसे तेज़ है। 32.59% से 19.28% पर आ गई है। और क्या देखता है कि जो मल्टी डायमेंशनली पुअर स्टेट थे, ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, इसमें भी अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिली है। ठीक है, अब क्या है ये कि इसके बाद ये बात करता है कि उत्तर प्रदेश जो है, जो लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया का, तो वहाँ पर लार्जेस्ट डिक्लाइन देखी गई है नंबर ऑफ पुअर में। ठीक है, तो 3.43 करोड़ लोग जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से ऊपर उठ चुके हैं। अब वो मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी की लाइन में नहीं आते हैं, ऊपर आ चुके हैं 3.43 करोड़ लोग। ठीक है, तो ये सब डाटा कहाँ से नापा गया था? ये नापा गया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डाटा से। तो क्या है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे? जरा हम ये भी जान लेते हैं कौन निकालता है इसे और क्या है इसके अंदर। द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन कराता है एनएफएचएस को? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस। किसके साथ मिलकर? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के साथ मिलकर एनएफएचएस को कराती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। द NFHS is a large scale multi round survey conducted in a representative sample of households throughout India. The NFHS is collaborative project of the IIPS, ये मैंने आपको बता दिया है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, ICF एंड द ईस्ट वेस्ट सेंटर। ठीक है, इन सबके कोलैबोरेशन से निकलता है NFHS का डाटा। पहला NFHS कब कराया गया था? 1992 से 1993 के बीच में। और अभी जो लेटेस्ट हुआ है वो है NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। कब कंडक्ट कराया गया था? 2019 और 20 में। ये लेटेस्ट है NFHS 5,
2019-20, और पहला कब कराया गया था, तो कराया गया था 1992 और 1993 में। क्या क्या देखता है ये, फर्टिलिटी एंड फैमिली प्लानिंग देखता है, चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ देखता है, न्यूट्रिशन, HIV और एड्स से पीड़ित लोगों को देखता है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात करता है, डिसेबिलिटी की बात करता है, एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन ये भी देखता है, हाउसिंग भी NFHS का डाटा देखता है। अब इसकी कुछ की फाइंडिंग्स हम देख लेते हैं। तो 2019 और 21 वाला जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, इसकी हम की फाइंडिंग्स देखते हैं। तो ये क्या कहता है कि द टोटल फर्टिलिटी रेट हैज़ डिक्लाइन टू 2.0 चिल्ड्रन पर वीमेन। तो एक माप होता है नापने का फर्टिलिटी रेट को, पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में आप समझेंगे तो टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है पर वीमेन कितना चाइल्ड एवरेज है, मतलब एक वीमेन अपनी लाइफ टाइम में एवरेज कितने बच्चों को जन्म देगी। तो अभी ये घटकर कितना हो गया है, 2 भारत की स्थिति में। द टोटल फर्टिलिटी रेट हैज़ डिक्लाइन टू 2.0 चिल्ड्रन पर वीमेन फ्रॉम 2.2 चिल्ड्रन पर वुमेन। कब देखा गया था 2.2, NFHS 4 में। किस में देखा गया था, NFHS 4 में, ठीक है 2.2। अब कितना है NFHS 5 में, 2.0। अगला देखते हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की बात करता है। तो क्या हुआ है कि वो डिक्लाइन हो गया है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, 1 साल से 6 महीने से कम के बच्चे की डेथ हो जाना, तो उसे क्या कहेंगे, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। कितना हो गया है, 25 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ। पहले कितना था, 39 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है। अंडर 5 साल से कम के बच्चे की मोर्टिलिटी रेट को देखेंगे तो ये भी क्या हो गया है, डिक्लाइन कर गया है। पहले कितना था, 39 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ, अब कितना, अब है 39 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ, पहले कितना था, 69 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ। तो देखते हैं अगला पॉइंट इसका क्या है। तो जो अनीमिया एक बीमारी होती है जो विमेन में ज़्यादा पाई जाती है, बहुत प्रेवलेंट होती है, इंडिया के केस में बहुत प्रेवलेंट है विमेन और यंग चिल्ड्रन में। तो ये क्या है, द प्रेवलेंस ऑफ अनीमिया अमंग यंग वुमेन एज्ड 15 to 49 हैज़ डिक्लाइन टू 53% फ्रॉम 58%, ठीक है। द प्रेवलेंस ऑफ स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन, स्टंटिंग भी 30% हो गई है 38% से, वेस्टिंग भी 17% पे पहुंच गई है 21% से। तो ये डाटा बेसिकली NFHS का है, ये एक्स्ट्रा था मैंने आपको बता दिया, आपको इसे अगर नोट करना है तो आप इसे नोट कर सकते हैं डाटा को, ये लेटेस्ट डाटा है। आगे हम देखते हैं न्यूज़ में। तो बेसिकली यही न्यूज़ है, क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने के लिए कि नीति आयोग की रिपोर्ट आती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, और ये सेकेंड एडिशन है उस रिपोर्ट का। किस सर्वे से बनाई गई है इस रिपोर्ट को, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ऑफ 2019 से 21, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है आपको तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे हम आते हैं, तो आगे है एडिटोरियल सेक्शन। तो एडिटोरियल में आज पहला एडिटोरियल हम उठाएंगे आई ऑन इमारती फ्लोज। तो पहला हमारा एडिटोरियल हम उठाएंगे आई ऑन इमारती फ्लोज। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये रिस्क और बेनिफिट्स बता रहा है जो इंडिया UAE का भी कुछ दिन पहले सेंट्रल बैंक्स ने मिलके, जैसे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है RBI और UAE का सेंट्रल बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ UAE, तो इन्होंने एक एग्रीमेंट पर साइन किया, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है, जिसके द्वारा अब भारत और UAE की जो भी ट्रेड्स होंगी उसमें हम दिरहम जो कि UAE की करेंसी है और रुपी जो कि इंडिया की करेंसी है, दोनों का यूज़ कर सकते हैं आपसी लेन देन में, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स में। तो इस एडिटोरियल में बेसिकली उसी के रिस्क और बेनिफिट्स के बारे में बात किया गया है। तो क्या है देखते हैं हम थोड़ा सा, ये मैंने आपको समझा दिया कि क्या है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, Central Bank of UAE and India signed a memorandum of understanding for permitting payments in INR Indian rupees and UAE के दिरहम में for cross border transactions. It will certainly reduce the dependence on a third currency such as dollar for transactions between UAE and India. तो इससे होगा क्या, क्यों किया गया है ये इसलिए किया गया है क्योंकि अभी जो भी ट्रेड्स होती हैं UAE और इंडिया के बीच में, तो हमें जो ट्रांजैक्शन होता है वो किस पे करना पड़ता है, डॉलर्स में, US डॉलर में करना पड़ता है। तो अब इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन कर देने के बाद क्या होगा भारत के पास और UAE के पास ऑप्शन कि वो अपनी लोकल करेंसी में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर पेमेंट कर सकते हैं। तो इससे अब इसके अंदर प्रोविजंस को हम समझते हैं। तो एज पर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू सेंट्रल बैंक्स, ऑल करंट अकाउंट पेमेंट्स, सर्टेन परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर अलाउड टू सेटल आइदर इन रुपी और दिरहम। तो जितने भी करंट अकाउंट पेमेंट्स होंगे हमारे BOP अकाउंट से और कुछ कैपिटल अकाउंट के भी जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें उनका सेटलमेंट हम रुपीज़ या दिरहम में कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है कि एक लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम बनाया जाएगा दोनों कंट्रीज द्वारा मिलकर। तो इससे क्या होगा डेवलपमेंट ऑफ ए रुपी दिरहम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक नई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इससे बनकर आ सकती है। ये इसका बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंस है। क्या होगा ये जो फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट जो बन के आएगी रुपी दिरहम, इसका क्या फ़ायदा होगा, तो ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हेल्प करेगी और ट्रेड को बूस्ट करने में फ़ायदा करेगी, मदद करेगी भारत की और UAE की भी, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि दिस एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप फॉर द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपी। तो भारत की जो करेंसी है इसका इंटरनलाइजेशन करने के लिए ये अच्छा एक पहला स्टेप है,
ठीक है। और इसने थोड़ी सी रिस्क के बारे में कहा, तो क्या कहा कि यूएई का जो है, यूएई जो है इसका क्या है, भारत के साथ ट्रेड सरप्लस है। मतलब यूएई जो है वो ज़्यादा कमाई कर रहा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, अगर हम नेट निकालेंगे भारत के साथ, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मई 2022 में यूएई और भारत के द्वारा बायलेटरल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो इसकी वजह से अभी यूएई जो है वो ट्रेड सरप्लस पर है इंडिया के साथ, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा करा जाना क्यों, तो एक हिस्टोरिकल एग्जांपल दिया है एडिटोरियल में। इसमें बताया गया कि जो यूएई के प्रीडिसेसर एंटिटी थे, यूएई से पहले जो स्टेट थी वहाँ पर, उसका नाम था प्रूशियन स्टेट। तो वो भी इंडियन रुपीज़ को यूज़ करती थी, साथ ही साथ अपना गल्फ रुपी यूज़ करती थी करेंसी का इंडिया के साथ ट्रेड करने में। तो यही है बेसिकली इस आर्टिकल में। अगला हम एडिटोरियल पढ़ते हैं, ए कॉमन सिविल कोड स्पेलिंग इक्वालिटी फॉर एवरी इंडियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस पॉइंट से और हमारे कुछ हमें ये देखना चाहिए, इसे समझ लेना चाहिए। ये एक अच्छा है, हम पढ़ रहे हैं आजकल न्यूज़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है, तो हमें इसे थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो ए कॉमन सिविल कोड स्पेलिंग इक्वालिटी फॉर एवरी इंडियन। तो क्या कहता है कि द 22nd लॉ कमीशन हैज़ कॉल्ड फॉर रिस्पॉन्सेज टू ए प्रपोजल फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। तो क्या है कि 22वें लॉ कमीशन जो बैठा था, 22वां लॉ कमीशन जो भारत में बिठाया गया था, तो उसने क्या कहा, उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की थी अपनी रिपोर्ट में और रिस्पांस मांगा था गवर्नमेंट से, ठीक है। इसके बाद ये कहते हैं कि जो यूसीसी की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, तो वो केवल रिलीजन बेसिस पे नहीं देखी जानी चाहिए, उसमें ये देखा जाना चाहिए कि वो कैसे जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए एक अच्छा कदम है। इन्होंने कहा कि ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट जब बनी थी तो वो क्या करते थे कि जो हमारे लॉज लिखे, उन्होंने पर्सनल लॉज लिखे, तो उसे लिखे जाने से पहले उन्होंने जो भी रिलीजियस लीडर होते थे उस टाइम के, उन्हें बुलाया और उनसे पूछा आपके लॉज के बारे में। तो ये जो लॉज हैं ये एक तरह से हम पर थोपे हुए लॉज हैं। जब हम भारत हमारा आज़ाद हो गया उसके बाद भी ये लॉज कायम रहे। तो एक तरह से एडिटोरियल में कहा जा रहा है कि ये ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम से हमें यही सिखाया जा रहा है कि जो भी लॉज होते हैं वो हमारे ऊपर रिलीजियस सेंटिमेंट से अप्लाई होने चाहिए, पर ये गलत है। तो क्या कहते हैं इसे एक्सप्लेन करने के लिए कि लॉज दैट आर बॉक्स्ड, इस हेडिंग पर हम आते हैं। तो क्या कहते हैं, पर्सनल लॉज इन इंडिया आर बॉक्स्ड अकॉर्डिंग टू द रिलीजन और सोशल ओरिजिन ऑफ सिटीजन। तो ये क्या कहते हैं कि जो पर्सनल लॉज हैं इंडिया के वो क्या है, एक केज में है एक तरह से। किसके अकॉर्डिंग केज में है, रिलीजन या सोशल ओरिजिन है जो भी सिटीजन का, उसके अकॉर्डिंग जो पर्सनल लॉज हैं सिटीजन के, तो वो केज्ड हैं, वो खुले हुए नहीं हैं। और हम देख सकते हैं कि जो भी लॉज थे, रिलीजियस लॉज या पर्सनल लॉज है, तो वो एक तरह से पैट्रियार्कल फ्रेमिंग के तहत बनाए गए थे। पैट्रियार्कल का मतलब होता है मैन आर प्रिविलेज्ड इन दैट, मतलब मैन से रिलेटेड, मैन को पावर मिली हुई है पैट्रियार्कल फ्रेमिंग के द्वारा, ठीक है। तो इससे होता क्या था कि जो विमेन होती थी वो हमेशा, कोई भी किसी भी रिलीजन का लॉ हो, किसी भी रिलीजन का पर्सनल लॉ हो, तो वो उसमें विमेन छूट जाती थी, विमेन का एम्पावरमेंट छूट जाता था। तो जो यूसीसी होगा इससे विमेन के एम्पावरमेंट पे भी बहुत फर्क पड़ेगा। अगली बात ये कहते हैं कि द मैटर ऑफ डाइवर्सिटी। तो ये क्या कहते हैं कि हमने सुना है, लोग कहते हैं जो अपोज करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को, वो कहते हैं कि भारत एक डाइवर्स नेशन है, यहाँ सब पर एक रिलीजियस लॉ लागू कर देना क्या ये अच्छा होगा। तो उसी के तथ्य पर उसे पुष्टि करने के लिए ये कोड रखते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर का। तो BR अम्बेडकर ने क्या कहा था कि उन्होंने सरप्राइज जताया था BR अम्बेडकर ने कि रिलीजन जो है वो आज भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है रिलीजन को, इंडिया का पॉलिटिकल अरेंजमेंट को भी चूज़ करने में। तो BR अम्बेडकर कहते हैं कि जो रिलीजन है वो आज भी भारत में बहुत दखलंदाजी कर रहा है, यहाँ तक कि जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स हैं उसमें भी रिलीजन हावी है। तो ये क्या कहते हैं कि जो ज़रूरी है वो क्या ज़रूरी है, मैटर्स ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। तो क्या ज़रूरी है इसके अंदर, अकॉर्ड विद द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी। जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं लिबर्टी, इक्वलिटी और डिग्निटी के, इन्हें ही रखकर जो यूसीसी बनाया जाएगा, जो फॉर्म किया जाएगा, वो इन्हें रख कर ही किया जाएगा, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि कुछ ऐसे रिलीजन के जो हेड्स हैं, जो खुद ही सेल्फ क्लेम्ड रिलीजन हेड्स हैं, वो आके विरोध करते हैं कि नहीं ये रिलीजियस फ्रीडम पे प्रहार होगा जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली क्या करेगा, ये जो विमेन हैं उन्हें एम्पावर करेगा, जो LGBTQ कम्युनिटी है उसे एम्पावर करेगा, और इक्वल माइलस्टोन पे दोनों को लाकर खड़ा करने की कोशिश करेगा। ये और कहते हैं द डिमांड एंड दैट द सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वेदर ट्राइबल और मुस्लिम आर एंटाइटल्ड टू सेपरेट पर्सनल लॉस इवन व्हेन दे आर जेंडर अनजस्ट फेल्स टू एक्नॉलेज दैट दे आर इक्वल बेनिफिशियरीज ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। तो यही कहते हैं कि जो लोग कह रहे हैं जो कि ट्राइबल्स को और मुस्लिम को सेपरेट पर्सनल लॉज होने चाहिए, तो ये भूल जाते हैं कि ये जेंडर अनजस्टिस भी फैला रहे हैं, ठीक है। हमें पर्सनल लॉज से दूरी बनानी पड़ेगी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए। साथ में ये कहते हैं ब्रिजिंग ए गैप, लास्ट पैरा,
लास्ट इनका फ्रेज है कि जो LGBT कम्युनिटी है उसे भी हमें ध्यान पे रखना चाहिए, उसे हमें पीछे नहीं छोड़ देना चाहिए, जैसा कि कॉलोनियल टाइम्स में किया गया था और उससे पहले भी होता था कि हम उन्हें इग्नोर कर देते थे, उनसे बात ही नहीं करते थे। तो ये कहते हैं कि हमें LGBT की जो कम्युनिटी है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगले पर आ जाते हैं। तो अगला एडिटोरियल क्या कहता है, ए बिल दैट फेंसिस इन द राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो कल का जिसने न्यूज़पेपर पढ़ा था, कल जिसने हमारा वीडियो देखा था, तो कल मैंने वहाँ आपको समझाया था कि कैसे केंद्र सरकार एक ऑर्डिनेंस लाने वाली है, एक लॉ लाने वाली है, एक अमेंडमेंट पास करने वाली है, जिसके तहत RTI एक्ट जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, उसके कुछ प्रावधानों में छेड़छाड़ हो जाएगी। तो उसी से रिलेटेड ये एडिटोरियल है। तो हम देखते हैं कि ये क्या कहता है एडिटोरियल। The news that Union Cabinet has approved the Digital Personal Data Protection Bill and will tabled in the monsoon session of Parliament July 20 August 2011। तो ये क्या कह रहा है, यूनियन कैबिनेट ने जो अभी एक हाल ही में अप्रूव किया है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, वो अब पार्लियामेंट में जो मानसून सेशन होगा उस पर रखा जाएगा। तो जो ड्राफ्ट बिल था इसका, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट मतलब जो पहला फॉर्म था बिल का, उसे तो पब्लिक के सामने रखा गया था, लेकिन जो फाइनल बिल है जो अब मानसून सत्र में रखा जाएगा उसे पब्लिक के सामने नहीं रखा गया है। इन्होंने अब समझाया है कि जो RTI एक्ट है 2005 का, उसका कैसे वो लागू हुआ। तो वो लोगों के स्ट्रगल से लागू हुआ। कौन लीड कर रहा था, लेड बाय मजदूर किसान शक्ति संगठन। ठीक है, जो मजदूर किसान शक्ति संगठन एक संस्थान है, इसने लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई को लड़ने के बाद 2004 में एक ड्राफ्ट बनाया गया RTI एक्ट का। और जब ये RTI एक्ट का ड्राफ्ट बनाया जा रहा था और इसका फाइनलाइजेशन तक सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स को यहाँ बुलाया गया, सब जितने भी ग्रुप्स थे सबको बुलाया गया और सबसे चर्चा होकर ही ये बिल बनाया गया। अब क्या कहता है, एम्ब्रेस द सिटीजन। तो ये क्या कहता है कि जो RTI एक्ट था 2005 का, उसने किया क्या कि उसका इस्तेमाल जो हुआ, बहुत लोगों ने उसका इस्तेमाल किस लिए किया, डेमोक्रेटिक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे। और क्या इस्तेमाल किया कि एक्सपोज रॉन्ग डूइंग एंड करप्शन, जो गलत चल रहा था, जो करप्शन चल रहा था, उस पर एक तरह से RTI एक्ट के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन निकली उससे प्रहार किया गया। तो अब ये कहते हैं कि आगे चलते हैं कि अब ये RTI एक्ट 2005 की बात करते हैं स्पेसिफिकली। तो ये क्या कहते हैं कि उसमें 10 कैटेगरीज ऐसी हैं RTI एक्ट 2005 में जिसमें इन्फॉर्मेशन लेने से एग्जेम्पशन मिल सकता है, मतलब अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं दो तो वो मिल सकता है। दीज सेक्शंस आर आउटलाइंड इन सेक्शन 8 क्लॉज 1 विद 10 सबसेक्शंस A to J। सेक्शन 8 क्लॉज 1 के अंदर A to J जितने सेक्शंस है ये एग्जेम्पशंस की बात करता है। और सबसे ज़्यादा जो एग्जेम्पशन में यूज़ किया जाता है वो कौन सा है आर्टिकल, सेक्शन 8(1) क्लॉज J। तो 8(1) क्लॉज J की बात करते हैं यहाँ। तो ये क्या कहता है कि प्रोवाइडेड दैट द इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी डिनाइड टू द पार्लियामेंट और ए स्टेट लेजिस्लेचर शैल नॉट बी डिनाइड टू एनी पर्सन। 8(1) पहले क्या कहता है, 8(1) कहता है कि अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, उसे अगर पब्लिक नहीं किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ अगर वो इन्फॉर्मेशन जो भी छुपाई जा रही है, जिसे पर्सनल कहा जा रहा है, अगर आप उसे पार्लियामेंट में भी पेश नहीं कर सकते, तभी उसे ऐसा माना जाएगा कि उसे RTI के मांगे जाने पर उसे डिनाई किया जा सके। तुम्हें ये प्रूव करना होगा कि वो पार्लियामेंट में भी नहीं पेश की जा सकती ऐसी इन्फॉर्मेशन है। ये आर्टिकल 18(1) क्लॉज J कहता है, सेक्शन 8(1) J कहता है ये RTI एक्ट 2005 का। एक तरह से ये एसिड टेस्ट की तरह काम आता है। अब बेसिस ऑफ रिफ्यूज़ल देखते हैं कि क्या क्या कह के, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल से समझाया कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने क्या किया है कि बहुत बार रिफ्यूज़ किया है RTI एक्ट को, यही क्लॉज लगा के, सेक्शन 8(1) क्लॉज J को लगाकर इन्होंने क्या किया है, रिफ्यूज़ किया है बहुत बार RTI देने से। तो टोटल नंबर ऑफ एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट्स को जो है IAS ऑफिसर्स की, उसे भी पेंडिंग में छोड़ रखा है 1 से 4 साल तक के लिए। एग्जाम्प्ट किया गया है सेक्शन 8(1) J के अंदर। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर डिटेल्स ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फंड्स बीइंग डिनाइड सेइंग इट वाज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसे भी डिनाई कर दिया गया। जो MLA के फंड्स के बारे में बात की गई उसे भी 8(1) J लगाकर डिनाई कर दिया गया। ऐसे ही बहुत सारे केसेस इन्होंने समझाए हैं जिसमें क्या होता है कि 8(1) J का यूज़ करके जो भी अथॉरिटी होती है वो मना कर देती है, वो खुद को बचा लेती है इन्फॉर्मेशन शेयर करने में। तो अब हम देखते हैं क्या है, व्हाट इज़ इन स्टोर। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली द प्रपोज्ड डेटा प्रोटेक्शन बिल प्लान्स टू अमेंड RTI एक्ट सेक्शन 8(1) J टू रीड एज एग्जेम्प्टिंग इन्फॉर्मेशन अंडर J विच रिलेट्स टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब ये क्या कहते हैं कि जो अब अमेंडमेंट आने वाला है जिसके तहत डाटा प्रोटेक्शन बिल के साथ क्या किया जाएगा, RTI एक्ट को भी अमेंड किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, RTI एक्ट का जो सेक्शन 8(1) J है उसे बदल दिया जाएगा। वो क्या पढ़ा जाएगा कि एग्जेम्प्टिंग इन्फॉर्मेशन अंडर J विच रिलेट्स टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब इससे होगा क्या, इन्होंने बताया कि इससे ये होगा कि जितने भी कोई भी ऐसा केस हो सकता है, कोई भी ऐसा केस हो सकता है जिस पर हम इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो उसे इस तरह से पेश किया जा सकता है कि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और उसे शेयर नहीं किया जा सकता। ये अथॉरिटी हमें जो भी RTI डालेगा उसे अथॉरिटी मना कर सकती है कि हम ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते क्योंकि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो यही बेसिकली इन्होंने समझाया। अगर आपको इस एडिटोरियल में कोई भी दिक्कत है, कोई भी सेक्शन में दिक्कत है, पढ़ने में दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आ जाते हैं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट की तरफ।
तो इस पे क्या है, ग्लोबल मिनिमम टैक्स की बात हुई है। ग्लोबल मिनिमम टैक्स बेसिकली क्या है कि अभी क्या है कि जितनी भी सारी कंपनियां हैं वर्ल्ड में, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो जैसे एक यूएसए की कंपनी है वो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, उसकी ब्रांचेस चाइना में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, अफ्रीका में भी है, साउथ अमेरिका में भी है। तो इससे क्या होता है कि लूप होल्स मिल जाते हैं उन्हें टैक्स बचा लेने के। तो अब क्या करने जा रहे हैं, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एक एजेंसी है। एजेंसी क्या है, एक ग्रुप है, मेंबर्स हैं इसमें, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इन सब के फैसले से क्या किया जा रहा है कि एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स की बात की जा रही है जो अगले साल से लागू हो जाएगा 2025 से। तो कितना ग्लोबल मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा कंपनीज को, 15%। और किन कंपनीज को देना पड़ेगा, जिनका रिवेन्यू 750 मिलियन यूरो से ज़्यादा रहेगा। आगे देखते हैं, ये चीतास की बात हुई है, सबको न्यूज़ में है। कल का आप मेरा न्यूज़पेपर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, उसमें हमने प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट चीता की बात की है, बहुत डिटेल में बात की है। तो आज फिर उसी पर, ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का कंटेक्स्ट है, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या कहा है। खैर आप पढ़ सकते हैं, इसे बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं इसे आपको क्विक पॉइंट्स में समझा देता हूँ कि क्या केस चल रहा है। तो प्रोजेक्ट चीता एक भारत सरकार द्वारा लागू किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट द्वारा। इसके तहत भारत में चीता जो हैं उनका रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चालू करना था। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 1950 के बाद से भारत के अंदर चीता एक्सटिंक्ट माना जाने लगा है। जो एशियन चीता है वो भारत से एक्सटिंक्ट हो चुका है, काउथ पूरे वर्ल्ड से ही एक्सटिंक्ट हो चुका है। अब क्या है कि जो ये चीता है इसे भारत में लाया जाना है, तो क्या किया है हमने, हम नामीबिया और साउथ अफ्रीका से करीब 20 चीते अभी तक भारत में ला चुके हैं। और कहाँ पर लाए हैं हम उन्हें, कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है। तो हुआ क्या है कि अब वो चीते वहाँ से जब यहाँ आए तो ऑब्वियस था कि उनका पूरा जो सराउंडिंग है, जो उनका इकोलॉजिकल नाइट है वो चेंज हो गया है। यहाँ पर मानसून देखने को मिल रहा है, उन्हें मॉइस्चर ज़्यादा है यहाँ की हवा में। तो क्या है कि जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हैं भारत में, बजाय जहाँ पहले ये नामीबिया और साउथ अफ्रीका में रहते थे। तो इसकी वजह से इन्हें अडेप्ट करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। अभी तक हम देख चुके हैं कि 5 से 10 एनिमल जो हैं वो हर साल भारत लाने की कोशिश कर रहा है। 35 चीते लाने की एक कोशिश है कि 35 चीते तक यहाँ लाए जाते हैं, फिर उसके बाद वो खुद रिप्रोड्यूस करके खुद को बढ़ा लेंगे। अब क्या हुआ कि चीते जब मरे पाए जाने लगे तो साइंटिस्टों को थोड़ा डाउट हुआ कि क्या इसे पढ़ना चाहिए, इसे समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक अभी हाल ही में सूचना जारी की। उन्होंने कहा कि जितने भी चीता हैं सबका एक बार टेस्ट होगा दोबारा, जिन्हें वाइल्ड में छोड़ दिया गया है या जो अभी भी कन्फाइनमेंट में है, सबका एक बार टेस्ट दोबारा किया जाएगा। तो उसके लिए जो उनके गले पे रेडियो कॉलर्स वगैरह लगाए गए हैं उन्हें भी हटा के जांच की जाएगी, क्योंकि अभी हाल ही में एक केस आया है परसों की, सूर्य नाम का जो एक चीता है उसकी मौत रेडियो कॉलर के रगड़ खाने की वजह से गले पर उसके कट गया था और उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है, ये कारण बताया जा रहा है। तो इसके लिए क्या न्यूज़ है बेसिकली कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री चाहती है कि सारे चीताओं को वाइल्ड से भी वापस बुलाकर ट्रांसलोकेट करके उन पर रिसर्च हो, उनकी जांच की जाए, अच्छे से उन्हें जांचा जाए कि वो कोई बीमारी तो नहीं देख रहे हैं या उनके अंदर कोई बीमारी तो नहीं बन रही है, यही सब। अब इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ बताई गई है कि जो चीता है वो वाइल्ड में जो सर्वाइवल का उसका जो रेट होता है वो बहुत कम होता है टाइगर और लायन के कंपेयर में। जो ये भी एग्जाम्पल से समझाया है कि अभी तक जो 4 बच्चों को जन्म दिया गया है चीता का यहाँ पर भारत में, तो उनमें से 3 की मृत्यु हो गई है, एक चीता का जो कब है वो बचा हुआ है। तो इसी पर सब एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री नज़र बनाए रखी हुई है, सब लोग नज़र बनाए रखे हुए हैं। आगे देखेंगे न्यूज़ में जब ये आता रहेगा चीता के बारे में। आपको यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, प्रोजेक्ट चीता, आप जाके एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा प्रोजेक्ट चीता। अब क्या है, एक अलग न्यूज़ आई है, ये क्या है कि यूएस हैंड्स ओवर 105 एंटीक्विटीज़ टू इंडिया फॉलोइंग एग्रीमेंट। अब क्या है ये न्यूज़, मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो यूएस और इंडिया का एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसके तहत जो भी 105 एंटीक्विटीज़ हैं भारत और यूएसए में, जो भी भारत के या यूएसए के भारत में जो भी एंटीक्विटीज़ हैं, पुरानी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, हिस्ट्री बताती हैं, उन्हें आपसी एक्सचेंज किया जाएगा। भारत उन्हें यूएस को देगा और यूएस भारत को देगा। अब क्या हुआ है उसी सिलसिले में 105 नए एंटीक्विटीज़ यूएस ने भारत को दिए हैं वापस। आप देख सकते हैं, इस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट के लिए छोड़ देता हूँ। अब अगली न्यूज़ देखते हैं हम, तो क्या है, डिफरेंसेस इमर्ज एज कुकी ग्रुप्स सीक सेपरेशन फ्रॉम स्टेट। अब मणिपुर की बात आप सब देख रहे हैं, न्यूज़ में बनी हुई है लगातार, 1.5 महीने से करीबन मणिपुर में वायलेंस चल रहा है कुकी और मिती कम्युनिटी के बीच। तो उसी बीच में एक नई खबर आ रही है कि जो कुकी के ग्रुप हैं, कुकी ग्रुप लीडर्स हैं, सारी जो संस्थाएं हैं जो कुकी की बात करती हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि हमें एक
जो मणिपुर स्टेट है, इस स्टेट से हमें एक सेपरेट स्टेट या यूनियन टेरिटरी चाहिए। अभी इसी पर वो डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे वो अपनी मांगों को रखेंगे भारत सरकार के सामने। जो भी ग्रुप्स हैं कुकी के, वो सब आपस में बैठकर इस चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं। इसके आगे देखेंगे कि उनकी एक्चुअल डिमांड्स क्या होती हैं भारत सरकार से। तो यही है इस न्यूज़ में, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड मणिपुर गवर्नमेंट टू अप्रोच हाई कोर्ट अगेंस्ट इंटरनेट रिस्टोरेशन। अब ये केस वही मणिपुर से है, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि 1.5 महीने से वहाँ वायलेंस है और आज का सोशल मीडिया का दौर है। तो क्या है कि गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा कि इंटरनेट पे बैन लगाना पड़ा वहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो इंटरनेट अगर खुला रहेगा तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप्स और बहुत सारी ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट है जहाँ से फेक या फॉल्स इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है, जिससे वायलेंस होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पहुँचती है मणिपुर की गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट गई थी इससे पहले, और हाई कोर्ट क्या फैसला करती है कि जो भी होम टू होम, फाइबर टू होम और फाइबर टू द होम जितनी भी सर्विसेज हैं, इंटरनेट की सर्विसेज हैं, इन्हें आप केस टू केस बेसिस पर इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मणिपुर गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट के इस फैसले से नाराज़ होती है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मणिपुर गवर्नमेंट को दोबारा हाई कोर्ट जाना चाहिए अगेंस्ट इंटरनेट रिस्टोरेशन। मणिपुर गवर्नमेंट जो कह रही है वो ये कह रही है कि इंटरनेट को अभी शुरू ना किया जाए, और बाकी जो अनदर पार्टी है वो कह रही है कि इंटरनेट को शुरू कर दिया जाए। तो मणिपुर गवर्नमेंट दोबारा हाई कोर्ट पहुंचेगी, तो देखेंगे आगे क्या होता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से है ये। तो क्या है कि एक नई ड्रोन की पॉलिसी लाई जाएगी जल्द ही भारत में। तो ड्रोन क्या है? बेसिकली ड्रोन एक ऐसी अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है जिसे हम रिमोट से कंट्रोल करके उसे हम फ्लाई अपने जो भी हमें वीडियोग्राफी के लिए यूज़ करना है या किसी और चीज़ के लिए यूज़ करना है, किसी बॉक्स को इधर से उधर पहुंचाना है, तो सब चीज़ों के लिए आजकल स्पेसिफिक ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं। तो भारत को ज़रूरत थी एक नई ड्रोन पॉलिसी की, तो इसके लिए एक नई ड्रोन पॉलिसी लाई जा रही है। और क्या है, क्यों लाई जा रही है? क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में देखा गया है कि पंजाब एरिया में जो भी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, वहाँ पर ड्रोन की बहुत साइटिंग की जा रही है। और एजेंसीज़ लगी होती हैं, उनका कहना है कि ड्रोन की मदद से जो नारकोटिक ड्रग्स हैं वो क्रॉस बॉर्डर सप्लाई किए जा रहे हैं। तो इसी को ध्यान पर रखते हुए जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो क्या कहती है, वो 2019 में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की एक स्थापना करती है, जिसमें नारकोटिक्स जो भी ड्रग्स वगैरह इनका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम चालू होता है उस पर ध्यान देती है, उसे देखती है। डिस्ट्रिक्ट डोर टू डोर कैंपेन्स चलते हैं और यही सब होता है। साथ ही साथ ईडी को थोड़ी और पावर दी गई है इसमें नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर में, तो इसी की बात की गई है। अब यहाँ पर हमें यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखना है, तो हमें ये देखना है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ये 2 पॉइंटर से रिलेटेड है। एक तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसकी खराबियाँ क्या क्या हैं, ये आपको पता करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड कॉन्स ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि यूएवीज़ के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। अब ये वही जो अभी हमने रूपी दिरहम की डील के बारे में पढ़ा, उसी के लिए एक इंटरव्यू है। यूएई के इंडियन एम्बेसडर हैं ये, इन्होंने दिया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ छोड़ देता हूँ स्क्रीनशॉट के लिए। आगे चलते हैं। वर्ल्ड न्यूज़ से कल हमने देखा था कि हीट वेव के बारे में जो चेतावनियाँ दी गई हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, तो उसी से रिलेटेड एक न्यूज़ है। हीट वेव्स बेक सदर्न यूरोप स्पार्किंग वार्निंग्स टू सिटीजन टू स्टे इनसाइड, ड्रिंक वाटर एंड लिमिट एक्सरसाइज। तो वार्निंग जारी की गई है, वर्ल्ड वाइड ही है ये पूरा फिनोमिना। जो नॉर्थ पार्ट है जहाँ पर अभी समर्स है, तो वहाँ क्या कहा गया है सिटीजन से कि घर पे रहें, पानी पिएं और एक्सरसाइजेस लिमिटेड करें, क्योंकि इस बार हीट वेव बहुत देखने को मिल रही है। 40 डिग्री तक टेम्परेचर, 40 डिग्री सेल्सियस तक यूरोप में अभी तक देखा जा रहा है। अब ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो क्या न्यूज़ है ये पढ़ते हैं हम। आरबीआई टू डिटेल एसओपी फॉर बैंक्स। तो एसओपी क्या है यहाँ पर, ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कुछ इसे क्या कहेंगे हम, एसओपी को स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, ठीक है, या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो क्या करेगा आरबीआई बेसिकली कि बैंक्स को एक लिस्ट प्रोसीजर दे देगा, एक लिस्ट बना के दे देगा, उसमें लिखा होगा कि कैसे आपको कोई चीज़ करनी है। तो ये किससे रिलेटेड स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना के देगा आरबीआई बैंक्स को। तो क्या हो रहा था कि अभी एक्सपोर्टर्स जो थे, जो भारत से सामान बाहर बेचते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये रूपी बेस्ड ट्रेडिंग चालू कर रहे हैं। रूपी बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जो पहले यूएस डॉलर में ट्रेडिंग होती थी, यूएस डॉलर में, उसकी जगह अब रुपये का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इससे एक दिक्कत आ रही है बैंकों में। बैंक जो है फॉरेन इनवर्ड रिमिटेंस सर्टिफिकेट एक बैंक से दूसरे बैंक को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। किसी बैंक की अलग पॉलिसी है, किसी बैंक की अलग पॉलिसी है, और ये फॉरेन इनवर्ड रिमिटेंस सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है एक्सपोर्टर के लिए। तो क्या एक आरबीआई करने वाली है, आरबीआई एक कॉमन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने वाली है सभी बैंकों के लिए, जिससे
फॉरेन इनवर्ड रिमिटेंस सर्टिफिकेट देना, आपस में एक्सचेंज करना बैंकों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इससे एक्सपोर्टर्स को मदद मिलेगी। आज की न्यूज़ में बस इतना ही था। धन्यवाद। अगर आपका कोई सजेशन है या आप कुछ बताना चाहते हैं हमें, तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, हम इसका ध्यान रखेंगे। और हम चाहते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में आएँ, अपनी दिक्कत, अपनी परेशानियाँ, जो भी आपको पढ़ने से रिलेटेड, जो भी आपको अखबार में समझने से रिलेटेड आती हैं, आप यहाँ कमेंट सेक्शन में हमें आके बताएं। और धन्यवाद आज के लिए।